आनंद को वो पल याद आया जब सोमनाथ जी ने माहिरा का हाथ उसके हाथों में देकर कहा था उसका ख्याल रखना। आनंद ने काफी सोच विचार कर फैसला लिया। ठीक है बड़ी माँ, मैं करूँगा माहिरा से शादी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शादी अभी और इसी वक्त होगी। मैं एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। नर्मदा जी सोच में पड़ गई। सुबह पिता की अर्थी उठी है और शाम को बेटी की डोली। औरों के लिए मजाक का पात्र हो, लेकिन ये फैसला बहु ही सोच समझकर किया था उन्होंने। नर्मदा जी एक गहरी सांस अंदर खींचते हुए बोली, तुम जाकर गाड़ी निकालो, मैं माहिरा को साथ लेकर आती हूँ। ये बोल वो घरेलू के अंदर चली गई। माहिरा अभी भी दीवार से टिककर नीचे बैठी थी। नजरें अभी भी अपने पिता की तस्वीर पर थी। नर्मदा जी उसके पास चली आई। माहिरा बेटा, बहुत अहम फैसला लिया है मैंने तुम्हारे लिए। पता नहीं मुझे हक है या नहीं, लेकिन तुम्हारे पिता तुम्हारी जिम्मेदारी हमें देकर गए हैं। माहिरा अभी भी खामोश बैठी हुई थी। नर्मदा जी आगे बोली, मैंने फैसला लिया है तुम्हारी और आनंद की आज शादी हो जाए और तुम हमारी बहू बनकर हमारे घर चलो। माहिरा ने नर्मदा जी की ओर देखा। वो क्या ही कहती, उस पल में आनंद से शादी करने का तो उसका सपना था, लेकिन ऐसे हालात में वो आनंद से शादी करेगी ये कभी नहीं सोचा था। नर्मदा जी उसके बालों को सहलाते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन इसे अकेले काटना और भी ज्यादा मुश्किल है बेटा। आनंद जिंदगी भर तुम्हारा साथ देने को तैयार है। तुम तो उसे बहुत अच्छे से जानती हो। बहुत अच्छा जीवन साथी बनेगा वो तुम्हारा। बोलो, करोगी न उससे शादी? माहिरा रोती हुई उनके गले लग गई। नहीं नहीं आंटी, मैं उनके लायक नहीं हूँ। मैं उन्हें डिजर्व नहीं करती। किसने कहा तुम उसे डिजर्व नहीं करती? खुद में कमियां मत ढूंढो। जो हुआ भूल जाओ। वैसे भी हमारे इस फैसले में तुम्हारे पिता की मर्जी भी शामिल है। उम्मीद है तुम उनके फैसले का मान रखोगी। चलो आओ मेरे साथ। नर्मदा जी उसे उसके कमरे में ले गई। माहिरा का सामान भी तो पैक करना था। आनंद बाहर गाड़ी में उन दोनों का वेट कर रहा था। कुछ ही देर बाद माहिरा के कमरे का दरवाजा खुला। उसने सिंपल सी लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। कंधे पर शॉल डाला हुआ था। नर्मदा जी उसे नीचे ले आए। दरवाजे पर ही ड्राइवर खड़ा था। नर्मदा जी ने कहा, ऊपर कमरे से बैग ले आओ। आनंद ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोला। नर्मदा जी ने माहिरा को अंदर बिठाया। ड्राइवर भी उसका सामान लेकर नीचे आ चुका था। आनंद ने नर्मदा जी से पूछा, चलना कहाँ है बड़ी माँ? रजिस्ट्रार ऑफिस। आनंद ने नजर भर माहिरा को देखा और फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। माहिरा खिड़की से बाहर अपने घर को पीछे छूटते हुए देख रही थी। उसके पिता भी पीछे ही रह गए। एक डर उस वक्त उन तीनों के मन में था। पता नहीं ये फैसला सही है या गलत, लेकिन उचित जरूर है। कुछ ही देर बाद गाड़ी रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने आकर रुकी। आनंद के आदमियों ने उनके लिए रास्ता बनाया। वहां से गुजर रहे लोग भी उन्हें देखकर रुक गए। नर्मदा जी माहिरा को साथ लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर चली गई। उन्हें आते देख वकील अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। गुड मॉर्निंग मैम, कुछ देर पहले ही पता चला आप यहाँ आ रही हैं। वैसे वादी किनकी करवानी है? नर्मदा जी ने माहिरा और आनंद की तरफ देखा। वकील को भी उसके सवाल का जवाब मिल गया। उसने आगे की कार्यवाही शुरू की। गवाह के लिए कम से कम 2 लोगों के साइन चाहिए थे। जहां एक तरफ नर्मदा जी ने साइन किए तो वही दूसरी तरफ दिव्या ने। दिव्या को देखते ही माहिरा भावुक हो गई और उसके गले आ लगी। इस वक्त कोई तो उसके करीब था। बहन न सही दोस्त थी। आनंद ने जब पेन उठाया तो एक बार फिर सिद्धि का ख्याल आया, लेकिन इस दफा आनंद अपने कदम पीछे लेते हुए नजर आ रहा था। मानो उस बीते हुए कल में वापस जाने की कोई गुंजाइश न हो। आनंद ने आखिरकार साइन पूरा किया। दिव्या माहिरा के चेहरे को छूकर बोली, शादी बहुत बहुत मुबारक हो। अपना बहुत ख्याल रखना। नर्मदा जी ने कहा, हमें अब घर के लिए निकलना चाहिए। तुम्हें हमारे आदमी घर तक छोड़ देंगे। नहीं आंटी, मैं अपनी गाड़ी लेकर आई हूँ, चली जाऊंगी। आप प्लीज माहिरा का क्या रखिएगा? दिव्या ने कहा तो नर्मदा जी बोली, ये भी कोई बोलने वाली बात है? वो अब आनंद की जिम्मेदारी है। दिव्या ने माहिरा से कहा, तुम घर जाओ, मैं तुमसे मिलने जल्दी आऊंगी। आनंद और नर्मदा जी माहिरा को अपने साथ ले गए।
रात का वक्त डाइवर आइलैंड सिद्धि और शिखा रात के डिनर में मदद कर रही थी। यहाँ रहते रहते उन्होंने काम इस तरह से बांट लिया जैसे ये भी उनका घर हो। बाकी सब इस वक्त ऊपर कमरे में था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सबने चेहरा घुमाकर देखा तो पाया दरवाजे पर रिजवान खड़ा था। रिजवान ने सिर झुकाकर कहा, मुझे आपसे बात करनी है सर। शिव उठकर उसके पास चला आया। तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? हमें खबर मिली थी कल तक रास्ता साफ हो जाएगा। बड़े सर का ऑर्डर था इसलिए मैं बड़ी मुश्किल से आप तक पहुँचा हूँ। कल सुबह होते ही आप सब यहाँ से निकल सकते हैं। सर एक बुरी खबर है, मैडम के पिता की आज सुबह ही डेथ हुई है। रिजवान के ये कहते ही वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक गई। दक्ष भी उठकर शिव के पास चला आया। तुम सिद्धि के पापा की बात कर रहे हो? रिजवान ने हाँ में सिर हिला दिया। दक्ष ने शिव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सिद्धि का वहाँ होना बहुत जरूरी है। कैसे बताएगा उसे ये बात? इशिता बोली, प्लीज सुबह होने तक आप लोग उन्हें कुछ मत बताइए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। कहीं अभी जाने की जिद न कर दे, बहुत मुश्किल हो जाएगा उन्हें संभालना। दक्ष ने कहा, इशिता बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सिद्धि बहुत इमोशनल है। शिव ने एक गहरी सांस भरकर कहा, रिजवान मेरा चौपर अरेंज करवाओ, मैं सुबह होते ही नैनीताल के लिए निकल जाऊंगा। ये बोल शिव रूम से बाहर निकल गया। बाकी सबके माथे पर भी शिकन की लकीरें थी। नीचे सिद्धि इन सब से बेखबर सभी के लिए खाना बना रही थी। आनंद माहिरा को लेकर राव विला पहुंचा। आनंद ने गाड़ी का दरवाजा खोला और माहिरा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। वो आनंद का हाथ थामकर बाहर निकली। नर्मदा जी विला के अंदर चली आई। लावण्या वहीं हॉल में टहल रही थी। उसने जब नर्मदा जी को आते देखा तो रुक गया। इस बात से ज्यादा हैरानी उन्हें तब हुई जब उन्होंने आनंद को माहिरा का हाथ थामकर अंदर आते देखा। लावण्या आगे बढ़ते हुए बोली, आप लोग इस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि ये लड़की इस घर की बहू है। नर्मदा जी की इस बात पर लावण्या फीका मुस्कुराई। भाभी ये कोई मजाक का वक्त तो नहीं है ना? हाँ मैंने सुना इसके पिता आज सुबह ही चल बसे। आप लोग गए तो थे, मगर इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? माहिरा ने सिर झुका रखा था। अब भी खामोशी थी उसके होठों पर। आनंद ने कहा, माँ मैं माहिरा से शादी कर चुका हूँ और अब वो मेरी पत्नी है, इसलिए हमारे साथ ही रहेगी। लावण्या के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अपने बेटे के लिए उसने न जाने कौन कौन से सपने देखे थे और वो सभी एक झटके में चकनाचूर हो गए। चंद्रशेखर जी अभी अभी विला के अंदर आए थे। वहीं वनराज भी अपने कमरे से बाहर निकल आए। लावण्या के चेहरे पर गुस्से के भाव उभरे। आनंद मुझे ऐसा घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। ये लड़की मेरे घर की बहू बनेगी। इसकी औकात यहाँ नौकरानी बनने की भी नहीं है और तुम चाहते हो मैं इसे बहू का दर्जा दूँ? माँ प्लीज सोच समझकर बात कीजिए, आनंद ने भी गुस्से से जवाब दिया। नर्मदा जी वहाँ खड़ी सीता से बोली, सीता माहिरा को ऊपर आनंद के कमरे में ले जाओ। इस वक्त उन्होंने सोच समझकर ये बात कही। वो नहीं चाहती थी जो लड़की पहले से ही टूटी हुई है वो इन बातों से और टूट जाए। सीता माहिरा को अपने साथ ले गई। चंद्रशेखर जी ने कहा, नर्मदा आखिर इस घर में हो क्या रहा है? बड़े पापा माहिरा से शादी करने का डिसीजन मेरा खुद का है, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया। वो मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे निभाऊंगा। आनंद तुम भावनाओं में बहकर ये बात कर रहे हो। पुलिस से बात की है मैंने और मुझे ये भी पता चला है माहिरा के साथ क्या हुआ है, वो किन लोगों के साथ रहकर आए हैं। तुम अब भी उसका एतबार करोगी? तुमने जल्दबाजी में तो ये फैसला ले लिया, लेकिन मीडिया जब उसके बारे में अनाप शनाप बोलेगी तो किस किस को समझाते फिरोगे? किस किस को उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोगे? वनराज ने कहा तो आनंद बोला, मुझे किसी को भी उसके किरदार की गवाही देने की जरूरत नहीं है। मैं उन आदमियों में से नहीं हूँ जो औरत को इस आधार पर मानूं कि उसका दामन पाक है या नहीं। मेरे लिए उसका मन मायने रखता है वो साफ है या नहीं। उसके साथ जो भी हुआ हादसा था, वो क्रिमिनल नहीं विक्टिम है, मैं उसे सजा क्यों दो? मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सोच समझकर फैसला लिया है, मैं जिंदगी भर उसका साथ दूंगा। तुम हर चीज में अपनी मनमानी नहीं चला सकते। मैं उस लड़की को अपने घर की बहू नहीं मानूंगी।
एहसास ही करना था तो कुछ पैसे दे देते। ये क्या मतलब हुआ उससे शादी कर घर ले आओ। भाभी आप तो इसके साथ थी, इसे समझाने की बजाय आपने इसे और शय दी। नर्मदा जी लावण्या को समझाते हुए बोली, तुम इस वक्त बहुत गुस्सा में हो लावण्या, इसलिए कुछ देर शांत हो जाओ। आनंद को दूध पीता बच्चा नहीं है, बालिग है और अपने फैसले खुद ले सकता है। वैसे भी इस घर में जबरदस्ती करने का नतीजा हम सब देख चुके हैं। जरा उस बच्ची की हालत तो देखो, क्या है उसके पास। हमारे परिवार की इज्जत बचाने के लिए सिद्धि हमारे कहने पर मंडप में बैठ गया। आज उसने अपने पिता को खो दिया, वो अकेली कैसे जी पाएगी। दुनिया भर में ऐसे बहुत से लोग हैं भाभी, इसका मतलब ये नहीं मेरा बेटा सबसे शादी करता फिरेगा। लावण्या की बात पूरी हुई तभी सीता भागती हुई नीचे चली आई। मैडम वो माहिरा दीदी तो बेहोश हो गई हैं। अचानक से ही चक्कर खाकर गिर गई। आनंद फौरन भागता हुआ ऊपर चला गया। नर्मदा जी भी घबरा गई। उन्होंने वनराज से कहा, वनराज डॉक्टर को फोन करो। वनराज ने उनकी बात सुनकर डॉक्टर को कॉल किया। लावण्या का पारा अभी भी हाई था। वो गुस्से से अपने कमरे में चली गई। मैं सब जानती हूँ, ये सब भाभी की चाल है। खुद की बेटी हाथ से निकल गई इसलिए मेरे बेटे की भी जिंदगी खराब कर दी। ऊपर से मेरे बेटे की बुद्धि भ्रष्ट है, सही गलत उसे समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर माहिरा को चेक कर रही थी। उन्होंने आनंद का साथ और देखकर कहा, ये स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई हैं। इसी तरह स्ट्रेस लेती रहेगी तो तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ सकती हैं। बहुत ज्यादा वीक हैं ये। मैं कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ और प्लीज इनके डाइट चार्ट का भी ख्याल रखे। जी डॉक्टर, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आनंद ने डॉक्टर के हाथ से स्लिप लेते हुए कहा। नर्मदा जी बोली, अपने पिता के मौत के बाद इसकी ये हालत हो गई है। जी समझ सकती हूँ, इसलिए जितना हो सके इन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर अपनी बात पूरी कर वहां से चली गई। आनंद नर्मदा जी के पास चला आया। बड़ी माँ, सुना न डॉक्टर ने क्या कहा। माँ का रवैया तो आपने देख लिया। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं माहिरा को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता हूँ, एटलीस्ट उसे शांति तो मिलेगी। आनंद कैसी बातें कर रहे हो। माहिरा के तकलीफ को तुम अकेले नहीं बांट पाओगे, उसे एक परिवार की जरूरत है। हम सबसे दूर ले जाओगे तो उसका अकेलापन कभी खत्म नहीं होगा। वो बीती यादों में और भी ज्यादा धंसती चली जाएगी। आनंद परेशान होकर बोला, बड़ी माँ आप ही बताइए फिर मैं क्या करूँ। यहाँ भी तो सबकी बातें सुनकर वो स्ट्रेस में रहेगी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ से बात करती हूँ, तुम इसका ख्याल रखो। इतना कहकर नर्मदा जी कमरे से बाहर चली गई। आनंद माहिरा के पास चला आया। उसने माहिरा का हाथ थामा और सिरहाने बैठ गया। आनंद उसके लिए बहुत ही फिक्रमंद था। माहिरा से वो जब भी मिला वो हंसती मुस्कुराती हुई नजर आई थी, लेकिन आज दूसरी बार वो उसे इतना दर्द में नजर आई थी। अपनी माँ के जाने के बाद भी वो इतना नहीं रोई थी क्योंकि उस वक्त उसे संभालने के लिए उसकी बहन थी। इस बार तो कोई भी नहीं। आनंद के लिए भी समझ पाना मुश्किल था, क्या वो सच में उसका हमदर्द बन पाएगा। नर्मदा जी लावण्या के कमरे में पहुंची। लावण्या सोफे से उठते हुए बोली, अब आप यहाँ क्या लेने आई हैं। बर्बाद करने के लिए और भी कुछ रह गया होगा क्या। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ लावण्या, लेकिन तुम्हें ये बताने आई हूँ अपनी नासमझी में कोई ऐसा कदम मत उठा लेना जो आनंद को हमसे दूर कर दे। तुम्हारे रवैये की वजह से वो घर छोड़ने की बात कर रहा था। लावण्या उठकर नर्मदा जी के सामने चली आई। घर छोड़ने की बात। इतना सब करके भी उसे चैन नहीं मिला जो अब वो उस लड़की के लिए घर भी छोड़ देगा। मुझे नहीं पता था ये लड़की अपनी बहन से भी ज्यादा चालाक निकलेगी। इसने तो सीधा मेरे बेटे से शादी ही कर ली। नर्मदा जी यहाँ उन्हें समझाने आई थी, लेकिन सचमुच ये बहुत ही मुश्किल भरा काम था। लावण्या, अब भी वक्त है, बच्चों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढो। माहिरा की तबीयत बहुत खराब है, उसे कुछ भी हुई तो आनंद को संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी और के लिए न सही, लेकिन कम से कम अपने बेटे के लिए सोचो। नर्मदा जी ये कहकर वहां से चली गई। लावण्या अपने आप से बोली, मीठी जुबान इसे कहते हैं। सब कुछ करने के बाद कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया। मैं भी अब अपने तरीके से अपने बेटे को काबू में करूंगी।
इस लड़की को ज्यादा दिन तक इस घर में रहने नहीं दूंगी। सुबह का वक्त गोवा, शायद ही बीती रात किसी को नींद आई होगी। हालांकि सबने सिद्धि से सच्चाई छिपाई, लेकिन सिद्धि ने कहीं ना कहीं भांप लिया था कोई बात जरूर है। उसके पूछने पर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। शिव ने सिद्धि को गाड़ी में बैठने के लिए कहा तो सिद्धि बोली, मैं बाकी सबके साथ जाऊंगी, हमें कहीं और जाना है और उन्हें कहीं और, इसलिए अंदर बैठो, शिव ने कहा। सिद्धि कुछ समझ नहीं पाई, आखिर वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। बाकी सब अहमदाबाद वापस लौट गए। सिद्धि और शिव चौपर से नैनीताल के लिए निकल चुके थे। सिद्धि को ये बात तब समझ आई जब वो लोग नैनीताल पहुंचे। सिद्धि ने पूछा, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? शिव ड्राइव कर रहा था। उसने सिद्धि को कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धि ने सोमनाथ जी को कॉल लगाया, लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा था। उसने माहिरा का नंबर डायल किया। माहिरा इस वक्त सो रही थी। आनंद ने जब उसके फोन की रिंग सुनी तो आकाश फोन रिसीव किया। सिद्धि की नंबर देखकर आनंद ने खुद से कहा, कहीं सिद्धि को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। माहिरा का ये हाल है, वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। आनंद के कॉल रिसीव करते ही सिद्धि बोली, हेलो माहिरा, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? सिद्धि आनंद की आवाज सुनकर सिद्धि ने फोन कान से हटाया। नंबर तो उसने माहिरा का ही डायल किया था, लेकिन आनंद की आवाज कैसे सुनाई पड़ी। सिद्धि ने नजर भर शिव को देखा और वापस से फोन कान से लगा लिया। आनंद, माहिरा का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? आनंद ने उसके सवाल की जवाब दिए बगैर सीधा उससे सवाल किया, तुम इस वक्त कहाँ हो? नैनीताल में, मैं आज ही यहाँ आई हूँ। पापा का फोन नहीं लग रहा और माहिरा का फोन तुमने उठाया है, कहाँ है वो? आनंद उसकी बातों से समझ चुका था कि उसे अभी तक कुछ भी मालूम नहीं चला। शिव ने जब सिद्धि के मुंह से आनंद का नाम सुना तो उसने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी। इस वक्त उसके मन के भीतर भी एक द्वंद्व सा चल रहा था। आनंद ने कहा, वो ठीक हैं, तुम आ ही रही हो तो मिल लेना, मैं तुमसे मिलकर बात करता हूँ। आनंद ने सिद्धि की सुने बिना ही फोन काट दिया। सिद्धि को भी बेहद अजीब लगा। आज से पहले आनंद ने इस तरह से कभी रिएक्ट नहीं किया था। आनंद माहिरा के पास चला आया। उसने बेहद ही प्यार से उसके माथे को चूम लिया। मुझे जाना होगा, सिद्धि के लिए भी खुद को संभालना बहुत मुश्किल है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। आनंद ने अपना जैकेट उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। सीता नाश्ते के लिए उसे बुलाने आ रही थी। आनंद ने उसे रोककर कहा, सीता, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम माहिरा के पास जाए, एक सेकंड के लिए भी उसे अकेला मत छोड़ना। कोई भी प्रॉब्लम हो सीधा मुझे कॉल करना, ठीक है? लेकिन मैं आपको नाश्ते के लिए बुलाने आई थी, अभी मुझे भूख नहीं है। तुमसे जितना कहा है तुम उतना करो। ये कहते हुए आनंद आगे बढ़ गया। शिव ने गाड़ी सिद्धि के घर के आगे रोकी। सिद्धि तुरंत गाड़ी से बाहर निकली। अपनों से मिलने की बेताबी जो थी, पता नहीं क्यों उसके कदम अब आगे नहीं बढ़ रहे थे। अजीब सा वीरानापन लग रहा था। सिद्धि ने जब घर पर ताला लगा देखा तो हैरान हुई। घर पर ताला क्यों लगा है? चाबी? हाँ, चाबी। सिद्धि यहाँ वहाँ देखने लगी। अक्सर घर की एक चाबी वो और माहिरा गमले के नीचे रखा करते। सिद्धि को वहाँ से चाबी मिल गई। ताला खोलते वक्त भी उसके हाथ कांप रहे थे। शिव ने आकर उसका हाथ थाम लिया। तुम रहने दो, मैं करता हूँ। शिव ने घर का दरवाजा खोला। सिद्धि अंदर चली आई। मैं कॉल कर रही हूँ लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है, कहाँ गए हैं सबके सब? सिद्धि कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसकी नज़र अपने पिता की तस्वीर पर गई, जो जमीन पर रखी हुई थी। उस पर टंगा हार देखकर सिद्धि कांप सी गई। कुछ पल के लिए मानो सब कुछ ठहर सा गया हो। शिव उसके पास चला आया। सिद्धि ने शिव की ओर देखकर कहा, किसकी हरकत है ये? बहुत ही गंदा मजाक है। जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं है। मैं अभी ये सब हटाती हूँ। सिद्धि आगे बढ़ने लगी तो ने उसे रोक दिया। ये सब सच है। शिव का बस इतना कहना था और सिद्धि ने कसकर तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। शिव को अंदाजा नहीं था ऐसा कुछ होगा। सिद्धि उसे खुद से दूर धकेलते हुए बोली, दूर हटो मुझसे। मेरी नफरत में इतना मत गिरिए कि आपको इंसान कहने में भी मुझे शर्म आए।
मेरे पापा के लिए ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? शिव अपने हाथ की मुट्ठी कस ली। खुद के गुस्से को काबू में रखना बहुत जरूरी था। शिव वापस से उसके पास चला आया। एक नहीं 1000 थप्पड़ मार लो सिद्धि, लेकिन सच नहीं बदलेगा। इसे एक्सेप्ट करो, वो सचमुच हमें छोड़कर जा चुके हैं। सिद्धि रुकी नहीं और शिव के सीने पर मुंह के बरसाने लगी। ये झूठ है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आई हेट यू, रियली हेट यू, सिद्धि कहते कहते रो पड़ी। रोते रोते वो जमीन पर बैठ गई। उसकी चीख सचमुच दिल को कचोटने वाली थी। शिव ने उसे सीने से लगा लिया, उसे कसकर पके रखे। आनंद इस वक्त दरवाजे पर खड़ा था। वो समझ सकता था सिद्धि पर क्या बीत रही होगी। उसके सर से पिता का साया भी छिन गया। आनंद वहीं दरवाजे से टिककर खड़ा हो गया। सिद्धि को संभालने के लिए वहां शिव मौजूद था। आनंद और सिद्धि के बीच ये दूरी तभी खींच गई थी जब शिव और सिद्धि की शादी हुई थी। सिद्धि घंटों तक रोती रही। अच्छा ही था, कम से दुख पूरी तरह बाहर तो जाएगा, नहीं तो अंदर ही अंदर घुटती रहती। आनंद काफी देर तक वही दरवाजे पर ही रुका रहा। शिव ने भी सिद्धि से एक शब्द नहीं कहा। फिलहाल वो जितना रो सकती थी उसे रोने दिया। कम से कम दुख बाहर आएगा तो वो कुछ सोच समझ सकती हैं। आनंद अंदर चला आया। शिव ने जब किसी के कदमों की आहट सुनी तो चेहरा घुमाकर देखा। आनंद को देखकर शिव ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बल्कि वो हमेशा गुस्सा हो जाया करता था। सिद्धि ने जब आनंद को देखा तो शिव से अलग हो गया। आनंद कैसे हुआ ये सब? किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? आपने भी कुछ नहीं कहा? कहने को तो बहुत कुछ है सिद्धि, लेकिन वक्त और हालात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यहाँ इतना कुछ हो गया कि कैसे बताऊं। तुम्हारा नंबर भी नहीं लग रहा था। माहिरा बिल्कुल अकेली थी। सब कुछ उसने अपने हाथों से किया। माहिरा का नाम जुबान पर आते ही सिद्धि पूछ बैठी, माहिरा कहाँ है वो? कहाँ है मेरी बहन? बताइए न, कहाँ है वो? मेरे घर पर हैं। ठीक है। आनंद घुटनों के बल नीचे बैठ गया। उसने सिद्धि के सिर पर हाथ फेरकर कहा, सिद्धि खुद को संभालो। जिस तरह तुमने हर एक सिचुएशन फेस की है, तुम्हें इसे भी फेस करना होगा। माहिरा को तुम्हारी जरूरत है। सिद्धि ने शिव की ओर देखकर पूछा, क्या आपको ये बात मालूम थी? मुझे कल रात ये बात मालूम हुई। अगर वहां से निकलना आसान होता तो तुम्हें कल रात ही बता देता, और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सुबह सबसे पहले हमने वहां से निकलना सही समझा। शिव ने वही बात बताई जो सच थी। सिद्धि उठ खड़ी हुई। आनंद, मुझे अपने घर ले चलो, मुझे माहिरा से मिलना है। ले चलूंगा, लेकिन वहां जाने से पहले तुम्हें कुछ जरूरी बातें बतानी हैं जो बीते दिनों में घटी हैं। आनंद ने सिद्धि से कुछ भगेल नहीं छिपाया और उसे पूरी बात बताई ताकि वो कोई भी फैसला ले सोच समझ कर ले। सिद्धि ने जब इन हादसों के बारे में जाने तो उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसका परिवार यहाँ मुसीबत में था और उसकी कोई खबर नहीं। इस बात ने उसे और भी ज्यादा दुखी किया। आनंद अपने आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछते हुए बोला, मुझे नहीं मालूम ये सुनकर तुम कैसे रिएक्ट करोगी, पर बहुत जरूरी था। माहिरा का ख्याल रखने के लिए मैंने उससे शादी कर ली। शिव भी ये सुनकर चौंक गया। सिद्धि को इस वक्त अपनी बहन को सबसे ज्यादा फिक्र थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, मुझे माहिरा से मिलना होगा अभी इसी वक्त। शिव आनंद के पास चला आया। मैं मानता हूँ इस बात को, यहाँ मेरा और सिद्धि का होना बहुत जरूरी था, लेकिन उस वक्त तुमने मदद की। माहिरा से शादी करने का डिसीजन तुम बिना हमसे पूछे कैसे ले सकते हो? उसके पापा की डेथ जरूर हुई है, लेकिन उसकी फैमिली खत्म नहीं हुई। शिव की बातों का जवाब देते हुए आनंद बोला, उसके पापा मरने से पहले अपनी बेटी की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गए थे। उनकी रजामंदी के आगे तुम्हारी मर्जी की जरूरत नहीं है। इतना कहकर आनंद भी बाहर निकल गया। सिद्धि बाहर उन्हीं का इंतजार कर रही थी। आनंद ने गाड़ी का दरवाजा खोला। इससे पहले वो सिद्धि को बैठने के लिए कहता, शिव उसका हाथ पकड़ अपनी गाड़ी के पास ले आया। उसने सिद्धि के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठने के लिए कहा। खैर, आनंद उसकी फितरत से वाकिफ था। वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ गया। सिद्धि को रोते देख शिव ने अपना रुमाल उसकी ओर बढ़ा दिया। सिद्धि ने बिना शिव की ओर देखे उसके हाथ से रुमाल ले लिया।
माहिरा उठ चुकी थी। सीता खाने की प्लेट लिए उसके कमरे में खड़ी थी। उसने कितनी ही बार माहिरा से नाश्ता करने को कहा लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। माहिरा दीदी, देखो आपको दवा भी खानी है, आप कुछ नहीं खाओगी तो हमें डांट पड़ेगी, थोड़ा सा खा लीजिए, सीता ने बड़े ही प्यार से कहा। लेकिन माहिरा अभी भी चुप बैठी थी। शिव ने कभी नहीं सोचा था जिस चौखट से उसकी बारात लौटकर गई थी वहां उसे दोबारा आना होगा। किस्मत कब कौन सा खेल खेले कोई नहीं जानता। शिव की गाड़ी रोकने ही सिद्धि फौरन बाहर निकली। वो बड़ी ही तेजी में विला के अंदर पहुंची। माहिरा कहाँ होगी इस वक्त सिद्धि ने पलटकर देखा। आनंद को अंदर आते देख सिद्धि ने पूछा, कहाँ है वो? मेरे कमरे में। आनंद के इतना कहते ही सिद्धि फौरन सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ी। लावण्या अभी अभी अपने कमरे से बाहर निकली थी। शिव को देखकर उसे वो दिन याद आ गया जब उसका गुस्सा देखकर वो खुद डर गई थी। शिव और आनंद भी ऊपर चले आए। सिद्धि जब आनंद के कमरे में पहुंची तो सीता और माहिरा ने एक साथ उसे देखा। माहिरा उसे देखते ही भावुक हो गई और बिस्तर से उतरकर दौड़ पड़ी। सिद्धि ने भी उसे गले से लगा लिया। कहाँ थी आप? मैंने आपको कितना खोजा। मैं बहुत डर गई थी दी। सब मुझे छोड़कर चले गए। पहले माँ, फिर आप और अब पापा भी। कोई मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहता? आखिर क्यों दी? नहीं माहिरा, तुम्हारी दी तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकती। तुम तो मेरी दुनिया हो। तुम्हें छोड़ने के ख्याल से भी डरती हूँ मैं। पापा से हमेशा शिकायत रहेगी। उन्होंने तो कहा था माँ भले हमें छोड़कर चली गई लेकिन वो कभी नहीं जाएंगे। आनंद और शिव भी उस कमरे में पहुँचे। जरूरी था इस वक्त उन दोनों को अकेला छोड़ दिया जाए, इसलिए आनंद कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद शिव भी रूम से बाहर निकल गया। उसने अपना फोन निकाला। घर से कितने ही मिस कॉल्स से शिव ने नंदिता को फोन लगाया। वहीं दूसरी तरफ नंदिता ने तुरंत उसका फोन उठा लिया, मानो उसी का इंतजार कर रही हो। हेलो शिव, तुम लोग पहुंच गए ना बेटा? सिद्धि कैसी है? कुछ ठीक नहीं है मॉम, हर माइंड इज अनकंफर्टेबल। जो भी हुआ उसके लिए सदमे की तरह है। यूँ समझिए कि सिचुएशन काफी वियर्ड है। शिव की बातें सुनकर नंदिता और परेशान हो गई। समझ सकती हूँ वो कैसा महसूस कर रही होगी। देखो शिव, प्यार से सब कुछ हैंडल करना। तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है बेटा, प्लीज खुद पर काबू रखना। सिद्धि को तुम्हें ही संभालना है, तुम नहीं संभालोगे तो और कौन संभालेगा? आई अंडरस्टैंड मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। शिव ने आनंद की ओर देखा जो कि उसे ही देख रहा था। शिव ने कहा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ मॉम। शिव ने कॉल कट किया तो आनंद उसके पास चला आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आएगा। जैसा तुम्हारा किरदार, उससे तो यही लगा था तुम सिद्धि को भी यहाँ नहीं आने दोगे। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी नज़र में तो मैं एक जल्लाद हूँ। खैर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोच रहा हूँ तुम किस तरह के इंसान हो। एक तरफ माहिरा को बचाकर तुम अच्छे इंसान बन गई और वही दूसरी तरफ जब वो इमोशनली अनकंफर्टेबल थी तुमने उससे शादी कर ली। यू नो वॉट, इसके लिए मैं तुम पर केस भी कर सकता हूँ। किस चीज़ के लिए? लावण्या उन दोनों के बीच चली आई। उन्होंने आनंद को अपने पीछे करते हुए शिव से कहा, जो भी बात करनी होगी मुझसे करो। मेरे बेटे को धमकाने की जरूरत नहीं है। मैं धमकी नहीं दे रहा बल्कि समझा रहा हूँ। मैं इस शादी को नहीं मानता। माहिरा यहाँ नहीं रहेगी, वो हमारे साथ जाएगी। वैसे भी वो इस जैसे लड़के को डिजर्व नहीं करती। शिव की इस बात पर आनंद नेता अजीब सा रिएक्शन दिया। सीरियसली तुम इस बात को डिसाइड करोगे? तुम्हें राइट किसने दिया? लिसन, माहिरा अब मेरी बीवी हैं। उस पर मेरा पूरा हक है। तुम या दुनिया की कोई भी ताकत उसे यहाँ से नहीं ले जा सकती। माहिरा की लाइफ है, डिसाइड वो करेगी उसे तुम्हारे साथ रहना है या नहीं। शिव की बात काटते हुए आनंद बोला, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सिद्धि को राइट मिला था कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं या नहीं। मुंह बंद रखो अपना। शिव ने गुस्से से कहा। तभी लावण्या बोली, हमें कोई शौक नहीं है उस लड़की को अपने पास रखने का। मेरे बेटे में ही खराबी है जो सबकी अच्छाई करता है, साथ में जिम्मेदार भी इसी को ठहराया जाता है।
इतनी सी ही फिक्र है उस लड़की की तो उसे ले जाओ अपने साथ। लावण्या की बातें सुनकर आनंद बोला, माँ प्लीज आप चुप हो जाइए, कुछ भी कहे जा रही हैं। माहिरा इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अजीब इंसान हो, अब भी रखना चाहते हो उस लड़की को अपने साथ, जबकि ये तुम्हें पुलिस की धमकी दे रहा है। माँ ये मेरा मैटर है, मैं देख लूंगा, आप प्लीज जाइए यहाँ से। मैंने कहा चले जाइए। आनंद ने लावण्या को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। लावण्या परेशान अवस्था में बोली, तुम्हें अब भी अपनी माँ पराई लग रही हैं। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? आनंद ने अपने हाथ जोड़ लिए। प्लीज माँ आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ से। लावण्या गुस्से से पैर पटककर वहाँ से चली गई। शिव ने कहा, इसका मतलब तुम्हारे घर में उसे मेंटली टॉर्चर किया जाता है। आनंद को सचमुच उस पर अब बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके जो मन में आ रहा था वो वही कह रहा था। सिद्धि कमरे से निकलकर बाहर आई। आखिर कौन सा तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? किसी की भावनाओं की कोई कदर ही नहीं। सिद्धि ये आदमी रिलायबल नहीं है। माहिरा को साथ लो और चलो यहाँ से। वो हमारे साथ रहेगी, हम उसकी फैमिली हैं। मुझे इस आदमी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं। शिव की बातें सुनकर सिद्धि उसके पास चली आई। तो क्या आप रिलायबल इंसान हैं? मुझे आप पर भरोसा करना चाहिए। मैं आपको भी जानती हूँ और आनंद को भी। माहिरा के लिए उनसे अच्छा इंसान और कोई नहीं हो सकता। माहिरा अब उनकी पत्नी है, वो उनके साथ ही रहेगी। सिद्धि ने अपनी बातों से शिव को चुप करवा दिया। सिद्धि आनंद की ओर पलटी। उसने आनंद के आगे अपने हाथ जोड़ लिए। मेरी बहन का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैंने जो किया फर्ज समझा कर किया। सिद्धि इसे एहसान का नाम मत दो। मैं माहिरा को फिर से उसकी हाल में देखना चाहता हूँ जैसे वो पहले रहा करती थी। सिद्धि ने अपने आंसू पोंछते हुए उसकी बात पर सहमति जताई। नर्मदा जी जब वहां पहुंची तो सिद्धि उनके पास चली आई। वो उनके गले लगकर बोली, आंटी संभालो अपने आप को। सिद्धि तुम कमजोर नहीं हो और नहीं कभी कमजोर पड़ना, पर इंसान तो हूं ना आंटी। तकलीफ तो मुझे भी होती है। खुद पर गुस्सा आ रहा है। यहाँ मेरे परिवार को मेरी जरूरत थी और मैं उनके पास नहीं थी। सिद्धि उनके गले लगकर अपनी शिकायतें लगा रही थी। नर्मदा जी उसकी पीठ पर हाथ फेरकर बोली, वक्त से पहले कुछ भी नहीं होता। जो हुआ ऊपर वाले की मर्जी समझना। सिद्धि उनसे अलग हुई और भावुकता से बोली, माहिरा नहीं जानती घर गृहस्थी संभालना। आप उसकी मदद करेगी ना? बिल्कुल माँ बनकर तुम फिक्र क्यों करती हैं कृतिका? और तुम सब में मैंने फर्क किया है क्या? कभी नहीं। उसकी चिंता मत करो, तुम अपनी गृहस्थी संभालो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे लायक कितना मुश्किल है। देख लेना वक्त सब ठीक कर देगा। सिद्धि ने आंखें बंद कर हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर वहां रुककर वो शिव के साथ लौट गई। आनंद अपने कमरे में चला आया। सीता नाश्ते की खाने की प्लेट लेकर वापस जा रही थी। प्लेट देखकर ही पता चल रहा था उसने बहुत कम खाया है। आनंद ने उसकी मेडिसिन निकाली और माहिरा के पास चला आया। चलो अब इसे खा लो। नहीं मेरा मन नहीं है। दवा मन के हिसाब से नहीं खाई जाती बल्कि शरीर की जरूरत के हिसाब से खाई जाती हैं। इसे नहीं खाओगी तो जल्दी ठीक कैसे हो पाओगी? आनंद ने उसे दवा खिला ही दी। उसने माहिरा के हाथ से पानी का गिलास लेकर वापस टेबल पर रखा। मैंने कुछ आवाजें सुनी थी। बाहर क्या हो रहा था? जीजू गुस्से में लग रहे थे। लड़ाई किस लिए हो रही थी? लड़ाई नहीं हो रही थी। तुम ज्यादा सोच रही हो। दरअसल तुम्हारे जीजू अपने आप से नाराज थे। उन्हें बुरा लग रहा था। आखिर वो यहाँ क्यों नहीं थे? मैंने भी दी से पूछा था। उन्होंने बताया खराब मौसम की वजह से वो लोग एक आइलैंड पर फंस गए थे। माहिरा ये बोल चुप हो गई। आनंद ने पूछा, कुछ सोच रही हो? अगर मैं गायब न हुई होती तो मेरे पापा आज जिंदा होते। मेरी वजह से उन्हें शर्मिंदगी हुई। मैं ही उनकी मौत को वजह बन गई। माहिरा ऐसी बातें मत करो। तुमने कुछ नहीं किया। हर चीज का दोष अपने आप को मत दो। आनंद ने उसे समझाने की कोशिश की। शाम का वक्त मल्होत्रा, विला, इशिता और तेजस भी लौट आए थे। घर में बिल्कुल भी खुशी का माहौल नहीं था। सिद्धि को लेकर सभी परेशान थे।
ज्योति ने भी आकाश से बात करना बंद कर दिया था। दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी ने जगह बना ली थी। इशिता मंदाकिनी जी के कमरे में पहुंची। उसने दरवाजा नोक किया तो मंदाकिनी जी बोली, इशिता तुम अंदर आओ, आपको चाय देने आई थी दादी। आप बाहर नहीं थी इसलिए कमरे में देने चली आई। इशिता ने उन्हें उनकी चाय देते हुए कहा, बस मन नहीं किया। बहुत अजीब लग रहा, बार बार सिद्धि की याद आ रही है। दादी क्या आपने सिद्धि से बात नहीं की? इशिता ने पूछा तो मंदाकिनी जी बोली, शिव से बात की थी, उसने कही यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, सिद्धि बहुत रो रही हैं, ऐसे में क्या ही बात करते उससे। समझ सकती हूँ दादी, जब पिता का साया सिर से उठ जाता है तो कैसा लगता है, मानो जिंदगी ही रूठ गई हो। हम सबको पिछली रात ही ये बात पता चल गई है, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं बताया। सुबह तक की इंतजार किया, अगर रात को ही बता देते तो उन्हें संभालना और मुश्किल हो जाता। इशिता की इस बात पर मंदाकिनी जी ने कहा, ठीक किया तुम सबने। सिद्धि बहुत भावुक हैं, शिव उसे संभाल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है, वरना वो ऐसी जिम्मेदारियों से हमेशा बचता रहता था। दादी आप फिक्र क्यों करती हैं, प्यार इंसान से क्या कुछ नहीं करवा देता। बिग ब्रो सिद्धि से बहुत प्यार करते हैं। हम सब जब वहाँ से तो उनकी नज़रें सिद्धि से हटती ही नहीं थी। हर बात में सिद्धि का नाम उनकी जुबां पर पहले आ जाता था। मैं उनकी पास्ट लाइफ के बारे में जानती हूँ, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मंदाकिनी जी मुस्कुरा दी, तुम बिल्कुल तेजस की तरह बातें करती हो। उसकी भी आदत है, यूं ही मेरे पास बैठकर मुझे समझाया करता था। इशिता उनकी बातों पर झेप गई। नंदिता परेशान होकर कमरे में यहाँ से वहाँ टहल रही थीं। अमर जी अभी अभी अपने कपड़े बदलकर कमरे में लौटे थे। बस भी करो नंदिता, 2-4 और चक्कर लगाओगी तो 3-4 किलो वजन और कम हो जाएगा। आपको मेरे वजन की पड़ी हैं। बेटे की कोई चिंता नहीं नंदिता, वो जंग लड़ने नहीं गया है, अपने ससुराल में हैं। तुम्हें फिक्र हो रही हैं तो बात कर लो, फोन किया था मैंने। सिद्धि बहुत रो रही हैं, ये कहकर उसने फोन काट दिया। मुझे दोनों की चिंता हो रही है। नंदिता के लहजे में नरमी थी। अमर जी सोफे पर आकर बैठ गए। बच्ची का दुख भी तो बहुत बड़ा है न। मैंने पूछा मैं आ जाऊं तो शिव ने मना कर दिया, बोला मैं सब कुछ संभाल लूंगा। पहले कभी उसने ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की। सब कुछ आपने और आकाश ने संभाला है, नंदिता ने कहा तो अमर जी बोले, हाँ थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन मुझे यकीन है मेरे बेटे पर वो सब कुछ संभाल लेगा। भरोसा रखो उस पर। नंदिता ने उनकी बात पर सहमति जताई। तेजस अपने कमरे में बैठा था। बहुत दिनों से ऑफिस नहीं गया था, इसलिए काम भी बहुत पेंडिंग थे। कृष हाथों में फुटबॉल लिए कमरे में टहल रहा था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा ब्रो, चलो न खेलते हैं, तुम जाकर खेलो कृष। फिलहाल मुझे बहुत सारा काम करना है। ब्रो काम तो आप ऑफिस में भी जाकर कर सकते हैं, अभी मेरे साथ खेलने चलो। मैंने न बहुत मिस किया है आप सबको, आप तो मुझे टाइम ही नहीं देते। कृष ने उदास भरा चेहरा बना लिया। इशिता कुछ देर पहले ही कमरे में आई थी। जब उसने कृष की बातें सुनी तो मुस्कुरा दी। आपको पता है आपके ब्लॉग न बहुत ज्यादा बोरिंग हैं। फिजिकल एक्सरसाइज क्या होती हैं इन्हें नॉलेज ही नहीं। चलो मैं आपके साथ गेम खेलूंगी। ये सुनते ही कुछ इशिता के पास चला आया। आप मजाक तो नहीं कर रही ना? आपको ये गेम खेलना आता है? कॉलेज चैंपियन रह चुकी हैं ये। इसके साथ मत खेलना वरना हार जाओगे। तेजस के ये कहने पर कृष बोला, ये तो अच्छी बात है, अब आएगा खेलने का मजा। क्यों भाभी, मैंने काफी टाइम से फुटबॉल नहीं खेला, हो सकता है मैं आपसे हार जाऊं, पर कोई नहीं, प्रैक्टिस जरूर करूंगी। आप ग्राउंड में पहुंचो, मैं चेंज करके आती हूँ। कृष ने बड़ी सी स्माइल दी और भागते हुए कमरे से बाहर चला गया। इशिता तेजस के पास चली आई। आपने बिग ब्रो से बात की? बॉडी माँ और दादी ने बात की थी, लेकिन अभी वो ज्यादा बात नहीं कर सकते। भाभी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगा मेरा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। वो पहले से परेशान हैं, मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता। इशिता भी उसकी बात का मतलब समझ रही थी। रात का वक्त सिद्धि का घर। सिद्धि इस वक्त अपने पापा के कमरे में थी।
जब से घर लौटी थी वो इस कमरे से बाहर ही नहीं निकली। यहाँ अपने पापा के साथ बिताई हुई कई सारी यादें थी उसकी। उन यादों से निकल पाना इतना आसान तो नहीं। सिद्धि बेटा, ये आवाज सुनते ही सिद्धि पीछे की ओर पलटी। अपने पापा को व्हीलचेयर पर बैठे देख सिद्धि उनके पास दौड़ पड़ी। पापा, आप कहाँ चले गए थे हम सबको छोड़कर? जानते हैं मैंने आपको कितना मिस किया, मैं आपके लिए कितना रोई। आप ऐसे कैसे हमें छोड़कर जा सकते हैं? मैं कहीं नहीं जाने दूंगी आपको, कभी भी नहीं जाने दूंगी। सिद्धि उनकी ओर अपने हाथ बढ़ाने लगी। इससे पहले उन्हें छू पाती वो अदृश्य हो गए। सिद्धि चारों ओर उन्हें तलाशने की कोशिश करने लगी। वो ऐसे कैसे जा सकते हैं? पापा। शिव बाहर सोफे पर बैठा हुआ था। जैसे ही उसने सिद्धि की आवाजें सुनी वो भागकर उसके पास पहुंचा। सिद्धि, मेरे पापा अभी अभी यही थे। मैंने उन्हें देखा, पता नहीं वो कहाँ चले गए। मैंने अभी उन्हें देखा था। शिव समझ नहीं पा रहा था वो ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। वो उसे झकझोरते हुए बोला, तुम्हारा वहम है सिद्धि, वो यहाँ नहीं है। तुमने किसी को नहीं देखा था, मैंने देखा था। आपको क्या लगता है मैं पागल हो गई हूँ? मैंने उन्हें देखा था, वो यही थे मेरे पास। उन्होंने मुझे पुकारा भी था। सिद्धि, यहाँ कोई नहीं है। समझाने की कोशिश करो, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप सिर्फ झूठ कहते हैं। मेरे पापा यही थीं। सिद्धि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थीं। शिव ने लगभग उसकी आवाज दबाते हुए कहा, वो यहाँ नहीं है। तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आती? वो हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। एक्सेप्ट करो इस सच को। सिद्धि एकदम से चुप हो गई, मानो हकीकत की दुनिया में लौट आई हो। वो रो पड़ी। शिव ने उसे सीने से लगा लिया। सिद्धि के दर्द को वो सही मात्रा में भांप पाया था या नहीं, ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन वो सिद्धि को इस हाल में देखकर जरूर दुखी था। सिद्धि कब उसके सीने लगकर रोते रोते सो गई पता ही नहीं चला। शिव उसका नाम धीरे से पुकारा। वो दोबारा न रोने लगे, इसलिए शिव ने उसे नहीं जगाया। उसने सिद्धि को संभालकर उठाया और उसे उसके कमरे में ले गया। शिव ने उसके आंसू पोंछे और वही उसके सिरहाने बैठ गया। उसकी नजरें बस सिद्धि को ही एकटक देख रही थी। मालूम नहीं था कभी मैं भी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊंगा। बहुत सख्त था मैं। तुमने पत्थर से कब मोम बना दिया पता ही नहीं चला। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। देखना ये मुश्किल वक्त भी बहुत जल्दी गुजर जाएगा। शिव ने सिद्धि को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाया और उठकर बालकनी में चला आया। इस रात के सन्नाटे में दर्द छिपा था, न कि शांति। वही दूसरी तरह राव विला में सब लोग खाने की टेबल पर मौजूद थे। आनंद और माहिरा को छोड़कर सबकी बीच बातें बंद थीं, मानो सभी ने मौन व्रत कर रखा हो। चंद्रशेखर जी ने कहा, सुना है शिव यहाँ आया था। वनराज ने कहा, शिव? लेकिन क्यों? अब उसे क्या चाहिए हम लोगों से? देवर जी, माहिरा सिद्धि के बहन हैं और शिव सिद्धि का पति। वो यहाँ माहिरा से मिलने आए थे। नर्मदा जी ने कहा, पर भाभी वो सही इंसान नहीं है। देखा नहीं उसने क्या किया हम लोगों के साथ? भाई साहब से बदतमीजी से पेश आया। ऐसे इंसान से हमें कोई रिश्ता नहीं रखना। वनराज की बात काटते हुए नर्मदा दी बोली, दोष अकेले शिव का नहीं हम लोगों का भी है। वैसे भी पुरानी बातें जितनी बार दोहराई जाएगी दर्द उतना ज्यादा बढ़ेगा। वैसे भाभी, जख्मों पर नमक छिड़कना कोई आपसे सीखे। आप तो सारा समय आनंद के साथ थी, लेकिन उसे समझाने की बजाय आपने उसका साथ दिया। न वो माहिरा से शादी करता और न ही शिव हमारे घर आता। मुझे तो लगता उसके दामाद न बन पाने का दुख अभी भी मन में है। अफसोस आपकी एक ही बेटी थी। नर्मदा जी ये सब सुनकर गुस्से से उठ खड़ी हुई। लावण्या, इंसान को जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। गुस्से में ही सही, लेकिन रिश्तों का लिहाज मत भूलो। नर्मदा जी खाने की टेबल से उठकर चली गई। चंद्रशेखर जी भी घर का माहौल देखकर बिना खाना खाए वहां से चले गए। वनराज ने लावण्या की ओर देखकर कहा, जब भी उगलती हो जहर उगलती हो। ये कौन सा ढंग था भाभी से बात करने का? शर्म लिहाज सब भूल गई। देखिए, मुझे बहस नहीं कीजिए तो अच्छा है। आप अंधभक्त बने रहिए।
आपकों को अपने भैया भाभी की गलतियां नजर आएगी। मैं सब जानती हूँ। खुद की बेटी के दामन पर दाग क्या लगा, ये औरों का घर बर्बाद करने चली गई। मेरे बेटे के सर पर भी ऐसी मुसीबत को लाकर डाल दिया जिसका चरित्र साफ नहीं। इतना कहकर लावण्या वहां से चली गई। माहिरा आनंद की गोद में सिर रखकर इस वक्त सो रही थीं। बड़ी मुश्किल से आनंद ने उसे सुलाया था। वो जाग न जाए इसलिए प्यार से उसके सिर को सहला रहा था। आनंद को शिव की कही हुई बातें याद आई, जब उसने माहिरा को ले जाने की बात कही थी। पल भर के लिए आनंद को ऐसा लगा जैसे वो सच में धमकी दे रहा हो। आनंद मन ही मन खुद से बोला, इस बात में कुछ भी गलत नहीं। जब मैंने माहिरा से शादी की तो वो ठीक हाल में भी नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं उसका सहारा बनने के चक्कर में मैं उसके साथ अन्याय कर रहा हूँ। अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहेगी तो क्या करूँगा। सिद्धि के साथ भी वो नहीं जा सकती। मैं भी माहिरा को अकेले नहीं छोड़ सकता। मुझे कुछ न कुछ जरूर सोचना पड़ेगा। सुबह का वक्त सिद्धि का घर। सुबह जब सिद्धि की नींद टूटी तो खुद को अपने कमरे में पाया। उसने नजरें घुमाकर यहाँ वहाँ देखा। शिव सोफे पर बैठे बैठे सो रहा था। सिद्धि उठकर बैठ गई। जहाँ तक उसे ध्यान था वो अपने पापा के कमरे में थी। यहाँ कैसे आई इसका जवाब तो सिर्फ शिव जानता था। सिद्धि उठकर कमरे से बाहर चली गई। शिव की नींद फोन की रिंगटोन से खुली। गलत पोस्चर की वजह से अब उसके गर्दन में दर्द होने लगा था। कोई अननोन नंबर था। शिव ने फोन रिसीव किया। हेलो मिस्टर शिव मल्होत्रा, मैं जानता हूँ ये सब तुमने किया है। देखो तुम गलत कर रहे हो। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये सब बंद कर दी। शिव पहचान नहीं पाया वो शख्स कौन था। शिव उठकर खिड़की के पास चला आया। शिव ने पर्दों को साइड करते हुए कहा, मेरे दुश्मन अपनी बर्बादी के जिम्मेदार खुद होते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? दुश्मनों की तादाद इतनी हो कि हर किसी का नाम याद रखना मुमकिन नहीं। तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए। बात कर रहा हूँ। तुम्ही ने इनकम टैक्स वालों को मेरे घर भेजा था ना? का नाम सुनकर शिव हंस पड़ा। ओह, तो तुम हो। इतने से ही घबरा गए। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। पता है, मेरा परिवार से ऊंची आवाज में कोई भी बातें करता है तो मैं उसकी आवाज बंद कर देता हूँ। तुमने तो मेरे भाई का बहुत नुकसान किया है। तुम्हें कैसे जाने दूँ? चलो हिंट देता हूँ, जिस घर में तुम बैठो हो न वो बहुत जल्द ही जमींदोज हो जाएगा। इतना कहकर शिव ने फोन काट दिया। कुछ कहना चाहता था लेकिन शिव ने कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया।